नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार चैन ट्यूटोरियल्स बिलासपुर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पर्यावरण विषय के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें मैंने लगभग 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है, जिनकी प्रबल संभावना है वर्तमान में एसीएफ भर्ती परीक्षा में पूछे जाने की। इसके अलावा यह प्रश्न अब तक सीजीपीएससी मेंस में, पुराने एसीएफ में और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए समय का उपयोग करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इसे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे सामने आता है कि वायुमंडल में किस गैस की सांद्रता सबसे अधिक होती है। ठीक है, वायुमंडल में किस गैस की सांद्रता सबसे अधिक होती है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक जो सांद्रता होती है वो किसकी? ऑर्गन। देखिए दोस्तों, ऑर्गन एक गैस होती है। ऑर्गन एक गैस होती है जिसका सिंबल होता है AR, और इसी की सांद्रता क्या होती है? वायुमंडल में सबसे अधिक होती है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ये सभी क्वेश्चन अलग अलग समय में एसीएफ भर्ती परीक्षा है ना, पीएससी भर्ती परीक्षा, राजस्थान एसीएफ, ये सब में पूछे गए हैं, तो विशेष रूप से आपके लिए उपयोगी हैं प्रश्न। ठीक है, वेंटिलेशन कोएफिशिएंट क्या है? तो वेंटिलेशन कोएफिशिएंट क्या है? ये प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम मिक्सिंग डेप्थ एंड एवरेज विंड स्पीड, मतलब हवा से संबंधित है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मच्छर मारने की दवाई में मुख्य रूप से क्या होता है? बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ये। मच्छर मारने की दवाई में मुख्य रूप से क्या यूज़ होता है? तो यूज़ होता है एलिथ्रीन। मेन जो इसका रासायनिक पदार्थ होता है वो होता है एलिथ्रीन। एलिथ्रीन और उसके डेरिवेटिव मतलब होता है उसका अल्टरनेट, है ना। एलिथ्रीन और उसमें और कुछ रसायन मिला करके जो अन्य रसायन बनाए जाते हैं उसको डेरिवेटिव कहा जाता है। तो एलिथ्रीन और उसके डेरिवेटिव जो होते हैं उनका उपयोग मच्छर मारने के रसायनों में होता है। जैसे आप मच्छर मारने के कॉइल की बात कर लें, मच्छर मारने की अगरबत्ती की बात कर लें, है ना, या मच्छर मारने की जो क्रीम आती है उसकी बात कर लें, तो उसमें क्या होता है? मुख्य रूप से एलिथ्रीन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता किस दर से घट रही है? बढ़ रही है ना। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता किस दर से बढ़ रही है? पेड़ कट रहे हैं लगातार, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ रही है। ठीक है, तो किस दर से बढ़ रही है? तो 0.4% की दर से वर्तमान वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ रही है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CO2, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। इसको मोनोकार्बन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है। ये भी एसीएफ में पूछा जा सकता है। इसे और क्या कह सकते हैं हम? मोनोकार्बन, मोनो मतलब एक, और मोनोकार्बन डाइऑक्साइड, डाई मतलब 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। एक डॉप्सन इकाई कितने के बराबर होती है? ये भी पूछा गया है प्रश्न। एक डॉप्सन जो इकाई होती है वो 0.01 मिलीमीटर के बराबर होती है। एक डॉप्सन कितने के बराबर होता है? 0.01 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये एक इकाई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 2008 की स्थिति में विज्ञान और पर्यावरण केंद्र के निदेशक कौन थे? यह भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो 2008 में विज्ञान और पर्यावरण केंद्र के निदेशक कौन थे? सुनीता नारायण। ठीक है, कौन थे? सुनीता नारायण। यह भी प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कौन सा क्लोरोफ्लोराकार्बन खोजा गया था? देखिए, क्लोरोफ्लोराकार्बन के बारे में आप सब जानते हैं। ये फ्रिज, AC, ये सबसे निकलता है। इसका रासायनिक रूप से अपन इसको ऐसा लिखते हैं, CFC, क्लोरोफ्लोराकार्बन। और ये क्या करता है? ओजोन परत में छिद्र करने का काम करता है। मतलब ओजोन परत को ये क्या करता है? पतला कर देता है। ओजोन का रासायनिक सूत्र पूछ देगा तो O3। ठीक है, उससे क्या कर देता है? पतला कर देता है। तो इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं ना। तो यहाँ पर ये पूछा गया है इस प्रश्न में कि सर्वप्रथम कौन सा क्लोरोफ्लोराकार्बन खोजा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा CFC-12। सबसे पहले कौन खोजा गया था? CFC-12, मतलब क्लोरोफ्लोराकार्बन 12 खोजा गया था सबसे पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओजोन परत
पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से, ये ओजोन है ना, ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। इस परत को नष्ट करने का काम कौन सी गैस कर रही है? तो कौन सी गैस कर रही है? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, इस परत को नष्ट करने का काम कौन सी गैस कर रही है? क्लोरोफ्लोराकार्बन। और सबसे पहले क्लोरोफ्लोराकार्बन का कौन सा सेगमेंट खोजा गया था? CFC12। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ओजोन गैस की सांद्रता वायुमंडल की किस परत में है ना? एक्चुअल में ये होगा, ओजोन परत की सांद्रता वायुमंडल की किस गैस में सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? निचला स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में ओशनोग्राफी संस्थान कहाँ पर है? तो वर्तमान में ओशनोग्राफी संस्थान, ये भी पूछा गया प्रश्न है, कहाँ पर है? गोवा में। ठीक है, उसके बाद है माइकोराइजा किसके उदग्रहण में सहायक होता है? उदग्रहण मतलब होता है अपटेक करना। ठीक है, तो माइकोराइजा किसके उदग्रहण में सहायक होता है? तो ये फास्फोरस किसके उदग्रहण में सहायक होता है? फास्फोरस के उदग्रहण में ये सहायक होता है। ठीक है, किसके उदग्रहण में सहायक होता है? फास्फोरस, है ना। ये क्या है? फास्फोरस एक प्रकार का तत्व होता है, आवर्त सारणी में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। फिर है छपराल वनस्पति किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो जो छपराल वनस्पति है वो किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। ये पूछा गया है ACF राजस्थान भर्ती परीक्षा में, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, जबकि ओशनोग्राफी वाला पूछा गया है किसमें? ये भी राजस्थान ACF भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है। ध्यान से देखिएगा इसके। वायुमंडल में नाइट्रस ऑक्साइड का रेजिडेंट समय लगभग कितना होता है? मतलब नाइट्रस ऑक्साइड यदि एक बार वायुमंडल में आ जाती है तो इसका अंश लगभग कितने वर्ष तक रह सकता है? तो ये रह सकता है कितने समय तक? यह रह सकता है लगभग 150 वर्ष तक रह सकता है। ठीक है, प्रश्न देख रहे होंगे आप, सामान्यतः ऐसे प्रश्न देखने को नहीं मिलते हैं, ये विशेष रूप से ACF के लिए निकाला गया क्वेश्चन है। किस तत्व के चक्र का भंडार वायुमंडल में नहीं होता है? ठीक है, तो देखिए आपने देखा होगा कार्बन चक्र होता है ना, कार्बन का चक्रण होता है, नाइट्रोजन का चक्रण होता है, किंतु जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस का चक्रण वायुमंडल में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉस्कोवाइट किस समूह के खनिजों का उदाहरण है? तो मॉस्कोवाइट किस समूह के खनिजों का उदाहरण है? अब्रक, है ना। मॉस्कोवाइट किस समूह के खनिजों का उदाहरण है? अब्रक। लगभग ये सभी प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आ चुके हैं, विशेष रूप से विज्ञान से संबंधित, है ना, जो अभी हमारे ACF के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक रंध्रता मतलब पोरोसिटी किसकी होती है? तो यह है मृतिका। मृतिका का एक अर्थ होता है मिट्टी, है ना। ठीक है, रंध्रता मतलब छिद्र, जैसे छिद्र होते हैं ना मिट्टी में, जिसके कारण क्या होता है, पानी वानी कुछ भी डालेंगे तो क्या होता है, उसका अवशोषण हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पानी में गैसों की घुलनशीलता की गणना किस समीकरण के माध्यम से की जाती है? हेनरीज लॉ, है ना। यदि पानी में गैसों की घुलनशीलता के बारे में आपको पता करना है तो आप किसका उपयोग करेंगे? कौन से लॉ का उपयोग करेंगे? कौन से नियम का उपयोग करेंगे? हेनरीज लॉ का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का प्रमुख घटक क्या होता है? तो बायोगैस में मुख्यतः क्या होती है? मीथेन होती है ना। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, आगे के प्रश्नों में आपको बताऊंगा, लेकिन मुख्यतः क्या होती है? बायोगैस में मीथेन होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वैश्विक तापमान कितना होता है? पृथ्वी की जो सतह रहती है, पृथ्वी का जो सरफेस रहता है, उसका वैश्विक तापमान कितना होता है? तो ये होता है कितना? ये होता है 288 केल्विन। लगभग कितना होता है? 288 केल्विन।
केल्विन के बारे में आपको पता होगा, ये तापमान को मापने की इकाई है केल्विन। ठीक है। भारत में पर्यावरण मंडल की स्थापना कब की गई थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत में पर्यावरण मंडल की स्थापना की गई थी कब? 1980 में। यह भी एसीएफ भर्ती परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रश्नों की संख्या अधिक है और टाइम अपने पास कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ इसको, है ना। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? यह भी आया हुआ प्रश्न है, 4.5 बिलियन वर्ष, है ना। तो वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? 4.5 बिलियन वर्ष। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद तीसरा प्रमुख तत्व कौन सा होता है? तो देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया था, बायोगैस में सबसे पहले तो सबसे अधिक मात्रा में जो होती है वो क्या होती है? मीथेन होती है। सबसे अधिक क्या होती है? मीथेन। मीथेन के बाद क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और उसके बाद क्या होती है? हाइड्रोजन, जिसे हम H2 लिखते हैं। ठीक है। तो बायोगैस में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सबसे ज़्यादा जो होता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। ठीक है। आगे देखते हैं, कैडमियम की विषाक्तता का प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो सही उत्तर है किडनी, है ना। तो कैडमियम का रासायनिक संकेत होता है CD, और कैडमियम के कारण शरीर पर क्या होता है? बुरा प्रभाव पड़ता है, और उसका असर मेन किस पर पड़ता है? किडनी पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, नालगोंडा तकनीक का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो नालगोंडा एक तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है फ्लोराइड के माध्यम से, फ्लोराइड के मापन में, है ना। फ्लोराइड मुख्य रूप से बना किससे है? फ्लोरीन, और फ्लोरीन क्या है? एक तत्व है। ठीक है, क्लियर। किस विधि का इस्तेमाल करके जल की कठोरता दूर की जाती है ना। तो जल की कठोरता दूर करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? जियोलाइट विधि का उपयोग करते हैं। जल की कठोरता का मतलब क्या होता है? जल में अशुद्धियाँ मिली होती हैं, जिसके कारण जल कठोर होता है और आसानी से साबुन के साथ झाग नहीं देता है, इसे कठोरता कहा जाता है। और इसे हटाने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है वो विधि क्या है? जियोलाइट विधि। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले किया था A.G. टांसले ने 1935 में। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? A.G. टांसले ने 1935 में। बहुत बार ये प्रश्न आया है। अगला क्वेश्चन है, IPCC, पूरा फुल फॉर्म भी इसका परीक्षा में पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। IPCC इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज कब से अस्तित्व में आया? तो 1988। इसका जो गठन था, उसका गठन का मुख्य उद्देश्य ये था कि भाई जो क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, जो वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, उनका अध्ययन किया जाए, है ना, जिससे कि वातावरण में जो अवांछित परिवर्तन है उनको कम किया जाए या रोका जा सके। तो यदि आपसे पूछेगा कि IPCC का गठन कब हुआ था, तो 1988 में। अगला है, पर्यावरण शिक्षा के लिए विश्व का पहला सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो किस स्थान पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में, पर्यावरण शिक्षा के लिए पहला सम्मेलन। ठीक है। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल कब से अस्तित्व में आया? पर्यावरण से संबंधित प्रोटोकॉल है क्योटो प्रोटोकॉल, है ना। ये कब से अस्तित्व में आया था? तो 16 फरवरी 2005। कब से अस्तित्व में आया था? 16 फरवरी 2005 से अस्तित्व में आया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पर्यावरण शिक्षा और IPCC प्लस ये A.G. टांसले वाला भी, ये चारों क्वेश्चन, है ना, विज्ञान से संबंधित मुख्य रूप से ACF भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा इनको। अगला है क्वेश्चन, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूट्रोफिकेशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? ठीक है। तो ये क्या जिम्मेदार क्या होता है? फॉस्फेट जिम्मेदार होता है यूट्रोफिकेशन के लिए। ठीक है। क्लास में तो ये सब को हम डिटेल में पढ़ाएंगे और पढ़ाया जाता है, किंतु यहाँ केवल प्रश्नोत्तरी हम दे रहे हैं ताकि आप लोग जो बाहर के स्टूडेंट हैं विशेष रूप से देख सके कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं
और किसी न किसी भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे भी गए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रति किलोमीटर पर सामान्य रूप से तापमान में कितनी गिरावट आती है? मतलब यदि आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो प्रति किलोमीटर में कितनी गिरावट आती है? जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान क्या होगा? कम होता जाता है। तो प्रति किलोमीटर कितने की गिरावट आती है? तो 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। संपूर्ण पृथ्वी का अल्बिडो कितने प्रतिशत है? संपूर्ण पृथ्वी का अल्बिडो कितने प्रतिशत है? तो 30% है। ये प्रश्न पूछा गया है। वायुमंडल की आर्द्रता किससे नापी जाती है? तो वायुमंडल की आर्द्रता को नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर एक प्रकार का यंत्र होता है जिसका उपयोग करते हैं वायुमंडल की आर्द्रता को नापने के लिए। जीवन की उत्पत्ति किस युग से संबंधित मानी जाती है? तो जीवन की उत्पत्ति है ना, जो एक कोशिकीय जीव बना था, तो जीवन की उत्पत्ति किस युग से मानी जाती है? किस युग से संबंधित मानी जाती है? आर्चियोजोइक। अगला प्रश्न है, पानी में क्लोरीन के स्वतंत्र अवशेष की अधिकतम अनुमोदित सीमा कितनी है? मतलब पानी में जो क्लोरीन होता है वो अधिकतम किस सीमा तक मिलाना सही होता है? तो 0.2 ppm तक मिलाना सही होता है ना। उससे ज़्यादा में फिर क्लोरीन क्या करता है? नुकसान करता है। जैसे अपन जानते हैं कि पीने के पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है किसके लिए? पानी को साफ़ करने के लिए। तो अधिकतम कितना हो सकता है? वो 0.2 ppm हो सकता है। इससे ज़्यादा होगा तो क्या करेगा? नुकसान करेगा। अगला है, रेडियोसोन का उपयोग किसके अध्ययन में किया जाता है? तो रेडियोसोन का उपयोग किया जाता है वायुमंडल के ऊपरी दशाओं के अध्ययन में। जो हमारे पृथ्वी का वायुमंडल है, उस वायुमंडल के ऊपर में कैसी दशाएं हैं, परिस्थितियां हैं, उसके अध्ययन के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? रेडियोसोन का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, C4 पौधों में प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम भाग लेता है? कई प्रकार के पौधे होते हैं, है ना, विज्ञान में इसको पढ़ाते हैं। जैसे C3 होता है, C2 होता है, C4 पौधे होते हैं। तो C4 पौधे में प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन कार्बन से संबंधित है कि प्रक्रिया में जो एंजाइम भाग लेता है वो कौन सा होता है? तो पेप एंजाइम भाग लेता है। कृत्रिम वर्षा कराने में कौन से रसायन को काम में लाया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा कराने में एक तो सूखी बर्फ का उपयोग होता है और दूसरा सिल्वर आयोडाइड का उपयोग भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, बदलता रहता है आंकड़ा, ठीक है। तो लगभग 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। किस ऊंचाई तक वायुमंडल का 50% भाग पाया जाता है ना। जैसे जैसे क्या होगा, आप ऊपर की ओर जाते जाएंगे तो वायु क्या होती जाती है? विरल होती जाती है। मतलब जैसे जैसे आप वातावरण में ऊपर की ओर बढ़ेंगे, है ना, जैसे जैसे आप वातावरण में ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो क्या होती जाएगी? ऊपर की ओर जैसे बढ़ते जाएंगे तो वायु क्या होती जाती है? कम हो जाती है, कम होती जाएगी। तो कितनी ऊंचाई तक? लगभग 50% वायु पाई जाएगी। ऐसा करके यदि आपसे बोलेगा तो कितना बोलेंगे आप? 5.6 किलोमीटर। ये भी पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करने का काम करती है? रेडियो तरंगे जो होती हैं उनको वायुमंडल की कौन सी परत जो होती है वो परावर्तित करने का काम करती है? तो ये होता है आयन मंडल। तो वायुमंडल का जो आयन मंडल होता है वो क्या करता है? रेडियो तरंगों को परावर्तित करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है 1 कैलोरी ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होती है। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किसको बनाया गया था? नीलगिरी को। मोस्ट IMP क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लाया गया? तो भारत में जैव विविधता अधिनियम लाया गया था सन 2000 में।
पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? केनिया। यह भी पूछा गया प्रश्न है ACF में। अगला क्वेश्चन है किस तापमान पर जल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है या सबसे अधिक होता है? तो जल का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है धान के खेत में मुख्य रूप से कौन सी ग्रीन हाउस गैस निकलती है? देखिए ग्रीन हाउस गैसें क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये सब होती है ग्रीन हाउस गैसें, जो कि वातावरण को क्या करते हैं? गर्म करते, उसे ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है ना। उसी के कारण क्या हो रहा है? तापमान बढ़ रहा है। इससे क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। बहुत डिटेल में पढ़ते हैं अपन इसको, ठीक है। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर देना है कि धान के खेत में से मुख्य रूप से कौन सी ग्रीन हाउस गैस निकलती है? तो कौन सी निकलती है? मीथेन। अगला प्रश्न है वृक्षों का उनके वातावरण के साथ अध्ययन क्या कहलाता है? किसी वृक्ष का उसके वातावरण के साथ अध्ययन क्या कहलाता है? फॉरेस्ट ऑटोकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। कोई एक वृक्ष है, उस वृक्ष का उसके वातावरण के साथ जो अध्ययन होगा वो क्या कहलाएगा? फॉरेस्ट ऑटोकोलॉजी। अगला प्रश्न है डेमोग्राफी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो डेमोग्राफी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जनसंख्या का। IMP क्वेश्चन है ये और इसके ऊपर वाला। अगला क्वेश्चन है सामान्य वर्षा के जल का pH मान कितना होता है? सामान्य वर्षा के जल का pH मान होता है 5.6, मतलब ये अम्लीय होता है। pH पैमाने के बारे में हमने पढ़ाया है। pH पैमाने में 0 से लेकर 14 तक के पाठ्यांक होते हैं, है ना। 0 से 7 के पहले तक जो होता है अम्लीय, और 7 उदासीन, और 7 से अधिक क्या होता है? क्षारीय। उसके भी क्वेश्चन आंसर हम अपलोड करेंगे, ठीक है। तो अब आपसे एक रिक्वेस्ट, आगे और क्वेश्चन बचे उसको भी मैं हल कराऊंगा। यदि आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन आंसर और वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी चीज़ें मिल सके, है ना। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होता है कि आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा, और अगर अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे देखते हैं कौन सा शब्द पृथ्वी के कुल जीवन के योग को दर्शाता है? पूछा गया प्रश्न है। इसका सही उत्तर है बायोस्फीयर। अगला क्वेश्चन, सजीव जो भोजन, जगह और ज़रूरी चीज़ों के लिए मानव से प्रतिस्पर्धा करते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? पेस्ट, है ना। जिनको मारने के लिए किसका उपयोग करता है? पेस्टिसाइड। आपने जानते हैं ना, कीटनाशक, है ना। तो कीट अर्थात पेस्ट क्या करते हैं? भोजन, जगह और ज़रूरी चीज़ों के लिए मानव के साथ क्या करते हैं? प्रतिस्पर्धा करते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये मुख्यतः जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका ACF के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना। अन्य परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं प्रश्न CGPSC और व्यापम में, किंतु मेनली ये ACF के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखे होंगे। कुछ शुरुआती प्रश्नों से आप देख रहे होंगे कैसे अलग प्रकार के प्रश्न, एकदम सामान्य प्रश्न नहीं है ये, है ना। कुछ प्रश्न सामान्य हैं, बाकी ऐसे प्रश्न हैं जो शायद हमने कभी नहीं सुना जिनके बारे में। किसके अंतर्गत केवल कार्बन की मात्रा का अध्ययन किया जाता है? तो केवल कार्बन की मात्रा का अध्ययन किया जाता है COD के अंतर्गत। अगला प्रश्न है किसके अंतर्गत ऑक्सीजन की मात्रा का अध्ययन किया जाता है? तो ऑक्सीजन की मात्रा का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? BOD का, ठीक है। देखिए दोस्तों, COD क्या है, BOD क्या है ना, पेस्ट क्या है, ठीक है। ये सब के बारे में हम लोग वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाते हैं, अपने नोट्स में इंक्लूड करते हैं। तो यदि आप उस डिटेल वीडियो लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप उन वीडियो लेक्चर्स को भी देख पाएँ, है ना। जैसे ही हम वीडियो लेक्चर्स अपलोड करेंगे या पहले के जो वीडियो लेक्चर्स अपलोड हैं उसका लिंक हम शेयर करेंगे तो आप उनको देख पाएँ। तो आप क्या कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं। मुझे लग रहा है COD क्या है सर, डिटेल नहीं मालूम, BOD क्या है सर, डिटेल नहीं मालूम। तो इसके लिए यहाँ तो मैं आपको केवल क्वेश्चन आंसर हल करा रहा हूँ, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे का जो डिटेल इसका आएगा BOD COD का कंसेप्ट, तो उसका जब मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगा आप लोग के लिए तो आप लोग उसको देख सकें।
अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में बदलाव के कारण आनुवांशिकता में प्रभाव पड़ता है, यह किसके कारण होता है? इस प्रश्न को थोड़ा समझिएगा। प्राकृतिक वर्ण, प्राकृतिक वर्ण का मतलब क्या होता है? देखो ये मतलब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर हो गया। मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। घूमा हुआ क्वेश्चन है ये। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक आदमी है जिसको गर्मी सहन नहीं होती है ना, कोई एक आदमी जिसको गर्मी सहन नहीं होती, ठीक है। अब उसका एक बेटा हुआ, जाहिर सी बात है वो भी क्या होगा, उसको भी गर्मी सहन नहीं होगा। आनुवांशिक लक्षण है। एक आदमी है, उसको गर्मी सहन नहीं होती, तो उसके बेटे को भी गर्मी सहन नहीं होगी, है ना। लेकिन उसका बेटा क्या है, किसी ऐसी जगह चला गया रहने के लिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका बेटा क्या होगा, वो गर्मी में रहने का आदी हो जाएगा। और उसी को क्या कहते हैं, प्रकृति वर्ण कहते हैं। प्रकृति वर्ण मतलब वो उसका आदी हो जाएगा उस कंडीशन में रहने का। अब क्या होगा, जब इस बेटे का भी बेटा होगा ना, तो इस बेटे का भी बेटा होगा, तो वो क्या होगा, पहले से गर्मी झेलने का आदी होगा। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया था, प्रकृति वर्ण कर लिया था, अर्थात उस नियम को अपना लिया था। और इसके कारण क्या हो गया भाई, इसके जेनेटिक्स में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का कंसेप्ट यही है कि पर्यावरण में बदलाव के कारण आनुवांशिकता में भी प्रभाव हो सकता है, और ये किसके कारण होता है, तो प्रकृति वर्ण के कारण होता है। ठीक है, ओवरकिल शब्द का संबंध किससे है, तो ओवरकिल शब्द का संबंध किससे है, तो न्यूक्लियर होलोकॉस्ट से है। ठीक है, ये सब डिटेल में लेक्चर्स अपलोड करेंगे, है ना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे जैसे समय मिलेगा इसका डिटेल, ये शब्दों का अर्थ और क्या इनका अर्थ होता है, क्या काहे के लिए इसका उपयोग होता है, सब अपलोड करने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऐसे कारक जो आनुवांशिकता में भौतिक और रसायन बदलाव कर देते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे कारक जो आनुवांशिकता में भौतिक और रासायनिक बदलाव कर देते हैं क्या कहलाते हैं? म्यूटेजन कहलाते हैं या उत्परिवर्तक कहलाते हैं। जब अम्लीय वर्षा होती है तो झीलें अम्लीय हो जाती है। इन झीलों को उदासीन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, अम्लीय वर्षा होगी तो क्या होगा कि झीलों का जो पानी है वो भी अम्लीय हो जाएगा, है ना, खट्टा हो जाएगा। तो अब उसको नॉर्मल करना है, तो नॉर्मल करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? चूना। तो उनमें क्या मिलाया जाता है, उन झीलों के पानी में चूना मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्थान से शहर के समस्त भागों में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता हेतु गजट ऑपरेटिंग द्वारा किस विधि से नक्शा बनाया जा सकता है? ठीक है, तो किस विधि से नक्शा बनाया जा सकता है? लीडर विधि, है ना। अगेन मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सब के बारे में जब हम शब्दों का शब्दावली उसका वीडियो ट्यूटोरियल डालें तो आपको वो चीज़ प्राप्त हो सके। ठीक है, वायु प्रदूषण को रोकने में प्रमुख बाधक क्या है? तो वायु प्रदूषण को रोकने में प्रमुख बाधक क्या है? तो आर्थिक कारण है। ये प्रश्न मुझे भी पहले समझ में नहीं आया, लेकिन समझिएगा, वायु प्रदूषण को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? वायु प्रदूषण किससे होता है भाई? वायु प्रदूषण किससे होता है? फैक्ट्रियों से होता है, ठीक है, गाड़ियों से होता है। लेकिन जाहिर सी बात है, यदि आप गाड़ियाँ और फैक्ट्रियाँ बंद कर देंगे तो क्या होगा? आर्थिक रूप से नुकसान हो जाएगा हमको, है ना। तो इसीलिए इसको क्या किया जाता है? कम करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन रोका नहीं जाता, क्योंकि ना तो आप फैक्ट्री बंद कर सकते हैं और ना ही आप गाड़ियों को बंद कर सकते हैं। तो वायु प्रदूषण तो होगा, है ना, यदि ये दोनों चालू हैं तो इसलिए कहा जाता है कि वायु प्रदूषण को रोकने में प्रमुख बाधक क्या है? आर्थिक कारण है ना, क्योंकि यह अर्थ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, फोटोकॉपी और अन्य विद्युत मशीनों से कौन सा प्रदूषक निकलता है? तो यहाँ फोटोकॉपी के संदर्भ पूछा है, तो ओजोन। अगला है, भवन निर्माण सामग्री और भूमिगत जल से कौन सी नुकसानदायी गैस? ये वाला एज इट इज़ परीक्षा में आया हुआ था, तो वहाँ से मैंने उठाया है इस क्वेश्चन को ना। अगला है, भवन निर्माण सामग्री और भूमिगत जल स्रोतों से कौन सी नुकसानदायक गैस निकलती है? तो अमोनिया गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? अमोनिया गैस निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल को सबसे अधिक प्रदूषित करने वाला हाइड्रोकार्बन कौन सा है? हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, जैसे CH3
CH3, CH4, है ना, CH2, CH3, CH4, ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन्स है। ठीक है, तो वायुमंडल को सबसे अधिक प्रदूषित करने वाला हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, तो मीथेन गैस सबसे ज़्यादा प्रदूषित करती है वायुमंडल को। महासागरों में कौन सी पहली ऑयल टैंक रिसाव की घटना घटी थी जिससे मानव जीवन को प्रभावित हुआ था, है ना, तो कौन सी घटना घटी थी, टोरे कैनियन नाम की घटना घटी थी। ये प्रश्न पूछा भी गया है, ये भी प्रश्न और ये दोनों प्रश्न आ चुके हैं। अगला प्रश्न है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, केचुए की मदद से बनाई जाने वाली खाद को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइकोराइजा में किसका सह संबंध होता है, मतलब माइकोराइजा का निर्माण होता है किससे, उच्च कुल के पौधे से और कवक से। तो उच्च कुल का पौधा और कवक दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, माइकोराइजा का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है परीक्षा में, गंगा एक्शन प्लान कब से शुरू किया गया था, तो गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था जून 1985 से। ठीक है, जून 1985 से गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भारत में खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो है चिल्का झील, और ये उड़ीसा में है ना। सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील, और ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लंदन स्मोग में प्रमुख प्रदूषण क्या था। लंदन में स्मोग हुआ था तो उसमें प्रमुख प्रदूषक जो था वो क्या था, तो सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, गैस क्रोमेटोग्राफी में डीडीटी के लिए कौन सा अभिज्ञापन डिटेक्टर का उपयोग किया जाता है, मतलब गैस क्रोमेटोग्राफी में डिटेक्टर के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो किसका उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा आपकी जो सामान्य विज्ञान की पुस्तकें हैं उनमें सामान्यतः ये प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे, है ना। इस टाइप के प्रश्न सामान्यतः ECF में और इस प्रकार की भर्ती परीक्षाओं में आते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। किस पारिस्थितिकी तंत्र में इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास पाया जाता है ना। तो ये जो पिरामिड पढ़ाया था उससे संबंधित है, इसका वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे, है ना, अलग से। तो तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डीनाइट्रिफिकेशन में नाइट्रोजन किस रूप में निकलती है, तो डीनाइट्रिफिकेशन जब होता है तो उसमें नाइट्रोजन दो रूप में निकलती है, एक तो नाइट्रोजन के रूप में निकलती है और दूसरा N2O के रूप में निकलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने सहजीवन शब्द दिया था। सबसे पहले सहजीवन शब्द किसने दिया था, तो डी बेरी ने दिया था। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का सहजीवन ऑब्लिगेटरी होता है, ये आया हुआ प्रश्न है। तो म्यूटुअलिज्म ये जो होता है सहजीवन ऑब्लिगेटरी प्रकार का होता है। इसके साथ ही साथ ये प्रश्न, किसने सहजीवन शब्द दिया था, ये भी पूछा जा चुका है। अच्छा, ये डीनाइट्रिफिकेशन वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, लेकिन उस समय विकल्प के रूप में केवल नाइट्रोजन था वहाँ पर। अगला प्रश्न है, हाइपर वॉल्यूम निच अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, तो यह अवधारणा जो दी गई थी ये किसके द्वारा दी गई थी, हचिंस के द्वारा दी गई थी अवधारणा। हाइपर वॉल्यूम निच की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, हचिंस के द्वारा। अगला प्रश्न है, वाहन के धुएं में मुख्य रूप से कौन सा प्रदूषक होता है, तो वाहन के धुएं में वैसे तो बहुत सारे प्रदूषण होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन जो प्रदूषक होता है वो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अर्थात CO। फिर है, कौन से वर्ग के जंतु नाभिकीय विकिरणों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं,
मतलब जो नाभिकीय विकिरणें निकलती हैं उनसे सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस प्रकार के जंतुओं को होता है, तो एक कोशिकीय जंतु को, जीव जंतुओं को होता है। अगला प्रश्न है, समुद्रों और महासागरों का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रदूषित होता है? तो समुद्रों और महासागरों का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रदूषित होता है? तो तटीय मतलब जिसके आसपास आबादी बसती है, वो क्षेत्र क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित होता है। पैसिफिक एटॉल पर कौन सा नाभिकीय परीक्षण किया गया था? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। पैसिफिक एटॉल पर कौन सा नाभिकीय परीक्षण किया गया था? तो मतलब किस बम का परीक्षण किया गया था? तो हाइड्रोजन बम का। ठीक है, उसके बाद है, चट्टान की ढलानों पर सबसे पहले किसका परीक्षण शुरू हुआ था? मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है मुझे। चट्टान की ढलानों पर सबसे पहले किसका जीवन शुरू हुआ? परीक्षण नहीं है, ये जीवन है ना, मिसप्रिंट है यहाँ पर। तो चट्टान की ढलानों पर सबसे पहले किसका जीवन शुरू हुआ था? तो लाइकेंस का। ठीक है, लाइकेंस पनपे थे वहाँ पर। अगला प्रश्न है, जब एक जीव दूसरे जीव का क्षय करता है, मतलब जब एक जीव दूसरे जीव का भक्षण करता है या उसका क्षय करता है या उसको नुकसान पहुंचाता है, तो प्रमुख रूप से किसका क्षय होता है? तो ऊर्जा का क्षय होता है। ठीक है, फिर है, संख्या पिरामिड की पारिस्थितिकी अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? तो ये दी थी चार्ल्स एल्टन ने, है ना। संख्या पिरामिड की पारिस्थितिकी अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? चार्ल्स एल्टन ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कहाँ मिट्टी बचाओ आंदोलन शुरू किया गया? तो यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों आ चुका है। ये इसका आंसर होगा होशंगाबाद। बिल्कुल सही, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में मिट्टी बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि कार्य में डीडीटी का उपयोग कब बंद कर दिया गया? डीडीटी को प्रतिबंधित कर दिया गया है भारत में कृषि कार्य में, कब बंद कर दिया गया? 1985 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में बनाए जाने वाले बायोगैस प्लांट में मुख्य रूप से किसकी आवश्यकता होती है? तो मुख्य रूप से किसकी आवश्यकता होती है? कृषि अपशिष्ट। इस प्रकार का टैंक बनता है, उसमें टैंक में कृषि अपशिष्ट को डाल देते हैं और कृषि अपशिष्ट को डालने के बाद पानी डाल देते हैं। ये ऊपर से पूरा ऐसा गुंबद के आकार का होता है, यहाँ दरवाज़ा लगा होता है, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो क्या होता है, जब एक कृषि अपशिष्ट जैसे गोबर, कचड़ा, ये सब क्या होता है, जब सड़ता है तो क्या होता है, उससे गैस बनती है, जिसमें प्रमुख गैस कौन सी होती है? मीथेन। और उसी का उपयोग हम लोग करते हैं बायोगैस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले कौन से वन क्षेत्र को नियंत्रित और आरक्षित किया गया था? तो यह है मालाबार। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम वन नीति कब लाई गई थी? तो भारत में सबसे पहले वन नीति लाई गई थी 1952 में। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे को गोसोलाइन प्लांट के नाम से भी जाना जाता है? यह भी पूछा गया प्रश्न है, ये और ये, है ना, ये और ये भी आया हुआ है। तो किस पौधे को गोसोलाइन प्लांट के नाम से भी जाना जाता है? तो यूफोर्बिया लेथाइरिस, इसको जाना जाता है गोसोलाइन प्लांट के नाम से। अगला क्वेश्चन है, 3 माइल्स डिजास्टर घटना कब घटी थी? तो 3 माइल्स डिजास्टर घटना घटी थी 1979 में। ठीक है, ये 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषक फ्लाई ऐश कहाँ से उत्पन्न होता है मुख्य रूप से? तो ताप शक्ति गृह से। फ्लाई ऐश मतलब राख, कहाँ से उत्पन्न होता है? ताप शक्ति गृह से। अगला क्वेश्चन है, किसे द्रव सोना के नाम से भी जाना जाता है? पेट्रोलियम। किसे द्रव सोना के नाम से जानते हैं? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी एक प्रकार का क्या है? हाइड्रोकार्बन, मतलब इसका निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के होता है। बीओडी टेस्ट के लिए किस वर्ग के अपशिष्ट जल को सीडिंग करने की आवश्यकता होती है? मतलब जब बीओडी का टेस्ट करते हैं तो किस पानी में करते हैं? तो डोमेस्टिक सीवेज वाटर में करते हैं इसका टेस्ट। पानी की स्थायी कठोरपन, ठोसपन का कारण क्या है? मतलब पानी की जो स्थायी कठोरता होती है
देखिए पानी की दो प्रकार की कठोरता होती है, एक अस्थायी होती है और दूसरा स्थायी होती है। तो यहाँ स्थायी कठोरता के बारे में पूछा जा रहा है। तो पानी की जो स्थायी कठोरता होती है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है क्लोराइड और सल्फेट। अगला प्रश्न है, पानी से लवण अलग करने के लिए, मतलब लवण मतलब सॉल्ट, पानी से सॉल्ट अलग करने की सबसे साधारण विधि कौन सी है? तो रिवर्स ऑस्मोसिस, क्या है? पानी से सॉल्ट को अलग करने की सबसे जो साधारण विधि है वो क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। ऑस्मोसिस मतलब परासरण, उल्टा परासरण, ऐसा समझ लीजिए हिंदी वाले। लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश के शब्दों को प्रेफर करिएगा, क्योंकि साइंस से रिलेटेड चीज़ों में इंग्लिश के शब्द ही महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हीं को सही माना जाता है। तत्वीय क्लोरीन का उपयोग किस में किया जाता है? तो तत्वीय क्लोरीन का उपयोग किया जाता है औद्योगिक प्रसंस्करण में। ठीक है, यहाँ पे ये वाला प्रश्न जो है ये आ चुका है, ये भी आ चुका है और ये भी आ चुका है, ये 3 प्रश्न आ चुके हैं। और ये पेट्रोलियम के बारे में ये पूछा था कि इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन है, तो उसमें पेट्रोलियम ऑप्शन सही हुआ था। विश्व में पंजीकृत कुल पेस्टिसाइड्स मतलब कीटनाशक या कीड़नाशक, है ना। तो विश्व में पंजीकृत कुल पेस्टिसाइड्स में सबसे बड़ा वर्ग जो है वो किस पेस्टिसाइड्स का है? तो ऑर्गेनोफॉस्फेट का है। सबसे बड़ा किसका है? ऑर्गेनोफॉस्फेट का है। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर कप, एनीमोमीटर एक कप होता है, कप के आकार का एक चीज़ होता है, का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो किसके मापन में किया जाता है? हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर कप का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ह्यूमस अम्लीय प्रकृति का होता है? तो कौन सा ह्यूमस अम्लीय प्रकृति का होता है? तो मोर नाम का जो ह्यूमस होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। ह्यूमस का संबंध किससे है? मिट्टी से, है ना। लैम्बार्ट और बियर्स नियम का उपयोग किसमें किया जाता है? तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में किया जाता है इस नियम का उपयोग। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, लॉ ऑफ मिनिमम किसके द्वारा दिया गया था? तो लॉ ऑफ मिनिमम किसके द्वारा दिया गया था? लिविंग। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था? लिविंग। तो दोस्तों प्रश्न तो और भी हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, है ना। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, मैं और प्रश्नों को लाऊंगा। आज जो मैंने आपको प्रश्न बताए वो मुख्य रूप से अभी जो एसीएफ भर्ती परीक्षा होने वाली है उसके लिए महत्वपूर्ण है। एसीएफ भर्ती परीक्षा के लिए जो फॉरेस्ट सेक्शन के क्वेश्चन हैं, है ना, जो कृषि सेक्शन के क्वेश्चन हैं, जो पर्यावरण सेक्शन के क्वेश्चन हैं, मैं और भी क्वेश्चंस आपके लिए लाने का प्रयास करूंगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि जैसे ही मैं वीडियोस डालूंगा आपको मिलेगा। तो मैं आलोक कुमार चैन ट्यूटोरियल बिलासपुर की ओर से आपसे फिर से मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।